हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम नदियां पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको विश्वास नहीं, जाइए मेरी वीडियो देखिए, उसके नीचे कमेंट भी देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना उसे पसंद किया है, और उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब जो हमारी बारी है वो है दक्षिण भारत की नदियां को पढ़ने की, क्योंकि हमारी हिमालयी नदियां अपने आप में अलग विशेषता रखती हैं, जबकि जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अपने आप में अलग विशेषता रखती हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे हैं। हो सकता था मैं इसे आपको एक पार्ट में पढ़ा देता, लेकिन उसका ना तो मुझे कोई फायदा था ना ही आपको कोई फायदा था। ठीक है, हम जो 6-7 पार्टों में या 10-12 पार्टों में नदियों को कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 7-8 वीडियो में पढ़ भी रहे हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए वो हो नहीं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीनों के ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब जो हमारी बारी है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें करेंगे हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के ऊपर क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, पीडीएफ अभी प्रिंट करा रहा हूं मैं, या फिर कुछ दिनों में मैं वीडियो में लगा दूंगा। आप डेली वीडियो देखते रहिए, जिस दिन मैं वीडियो में पीडीएफ लगा दूंगा उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर। आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर रहिए, वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर नोट्स निकल जाते हैं तो मैं दोबारा सेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स हैं। इसलिए आप रेगुलर रहिए क्लासों में। ठीक है, जल्दी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी कक्षाएं शुरू करने वाले हैं। ज्योग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं वही काफ़ी हैं, वही जुड़े रहें, उन्हें अपना रिजल्ट पता पड़ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे पहली जो नदी है वो है हमारी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, लूनी नदी हमारी निकलती कहां से है? तो लूनी नदी हमारी अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से? उत्तर अरावली पर्वत, यानी अरावली पर्वत के उत्तरी हिस्से से निकलती है हमारी लूनी नदी। ये मान लीजिए ये अरावली पर्वत है और यहां से निकलती है हमारी लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कहां पर? कच्छ का रण, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है। ना तो कच्छ का रण हमारा किसी समुद्र के साथ सीमा बनाता है, बल्कि हमारे देश की सीमा के अंदर ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लूनी नदी का उद्गम जो है वो भारत में होता है और उसका अंत भी भारत में होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन लूनी नदी से बनेगा। फिर से रिपीट करता हूं, लूनी नदी हमारी उत्तर अरावली पर्वत से निकलती है। ये अरावली पर्वत है राजस्थान का, उत्तर अरावली पर्वत से निकलती है। उसके बाद ये कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। ठीक है, कच्छ का रण किसी भी समुद्र का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी नदियां हमारी समुद्र में जल गिराती हैं। कच्छ का रण एक गुजरात का हिस्सा है, इसी कारण लूनी नदी को कहा जाता है कि इसका उद्गम भी भारत में होता है और अंत भी भारत में होता है। तो क्वेश्चन बनेगा पहला कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? आपका आंसर होगा अरावली पर्वत से। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में होता है और अंत भी भारत में होता है? तो आपका आंसर होगा लूनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट नदी लेते हैं, वो है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनना चाहिए कि इनका उद्गम कहां से होता है। ठीक है, तो साबरमती नदी जो है उसका उद्गम होता है उदयपुर जिले के मेवाड़ से। ठीक है, उदयपुर जिले के मेवाड़ से जो इसका उद्गम होता है, किसका? साबरमती नदी का। उसके बाद ये बहती हुई खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। जो साबरमती नदी है, जो हमारा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि खाड़ी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जल गिराती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देख लेंगे। अभी पहले मैं बता देता हूं खाड़ी क्या होती है। मान लीजिए समुद्र है हमारा। ठीक है, ये पूरा समुद्र का हिस्सा है, लेकिन ये आपको देख रहा होगा एक छोटा सा कोना है जिसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा कोना है जिसमें जल भरा हुआ है।
खाड़ी जो होती है वो यही होती है, समुद्र का वह छोटा सा हिस्सा जो किसी देश की सीमा के अंदर घुस गया हो पानी, ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर हल्का सा घुसा हुआ हिस्सा समुद्र के जल का, वो कहलाता है हमारा खाड़ी। ये वाला क्या है हमारा खाड़ी, ठीक है ना। ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा जो कि समुद्र का पानी अंदर की ओर घुस गया है हमारे देश की सीमा में, ये है खाड़ी, जिसे कहते हैं हम खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में सबसे पहले 4 नदियां जल गिराती हैं, उनका नाम देख लेते हैं। पहला साबरमती नदी, दूसरा माही नदी, तीसरा नर्मदा नदी और चौथा तापी नदी, ठीक है। खंबात की खाड़ी में हमारी 4 नदियां जल गिराती हैं। पहला हमारी साबरमती नदी, दूसरा माही नदी, तीसरा नर्मदा नदी और चौथा तापी नदी, ठीक है। अब हम देख रहे थे साबरमती नदी। सबसे पहले साबरमती नदी पे ही दोबारा से चर्चा करते हैं, फिर चारों नदियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी एक खास विशेषता है कि खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। यदि ऑप्शन में खंबात की खाड़ी ना हो और अरब सागर हो तो आपका आंसर अरब सागर होगा, क्योंकि खंबात की खाड़ी भी तो अरब सागर का ही हिस्सा है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछा जाए और ऑप्शन में अरब सागर व खंबात की खाड़ी दोनों दे दे तो आपका आंसर होना चाहिए खंबात की खाड़ी, क्योंकि मुख्य रूप से अपना जल ये खंबात की खाड़ी में ही गिराती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी नदियां जल गिरा रही थी खंबात की खाड़ी में। पहला साबरमती, दूसरा माही, तीसरा नर्मदा और चौथा तापी। ये 4 नदियां आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं साबरमती नदी पर। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर जिले के मेवाड़ से उद्गम होता है साबरमती नदी का, ठीक है। उसके बाद ही अपना जल गिराती है किसमें, खंबात की खाड़ी में। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माही नदी पर। सबसे पहले देखते हैं माही नदी का उद्गम कहां से होता है। तो माही नदी का उद्गम होता है एमपी में, एक पर्वत है विंध्य पर्वत। कौन सा, विंध्य पर्वत। मैंने आपको बताया भी था जब पर्वत पढ़ाए थे, या फिर मैं आप पढ़ाऊंगा, हो सकता नहीं पढ़ाए हूं मैंने। तो विंध्य पर्वत की खास विशेषता यह है कि विंध्य पर्वत से हमारे जो गृह निर्माण की सामग्री है उसके पास आसपास जो है वो चट्टानें पाई जाती हैं, यानी विंध्य क्रम की चट्टानें हमारी विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानों की खास विशेषता यह है कि इनसे गृह निर्माण की सामग्री जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर और चीनी मिट्टी जैसी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। आइए अब माही नदी पर चर्चा करते हैं। माही नदी का सबसे पहले उद्गम कहां से होता है, तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो होता है एमपी के विंध्य पर्वत से। कहां से, एमपी के विंध्य पर्वत से। उसके बाद ये 3 राज्यों में बहती है। पहला जहां उद्गम हुआ एमपी, ठीक है, दूसरा हमारा राजस्थान और तीसरा गुजरात, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, माही नदी हमारी 3 राज्यों में होकर बहती है। पहला जहां उद्गम हुआ एमपी के विंध्य पर्वत से, पहला एमपी, दूसरा हमारा राजस्थान और तीसरा गुजरात। एक क्वेश्चन बनता है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका आंसर होगा माही नदी। माही नदी हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मान लीजिए कर्क रेखा है और इसको 2 बार काटा, एक बार ये काटती है और एक बार ये काटती है, ठीक है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। पहला क्वेश्चन तो यही बना कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपका आंसर होगा माही नदी। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, कर्क रेखा को 2 बार किस स्थान पर काटती है, कर्क रेखा को 2 बार किस स्थान पर काटती है, तो आपका आंसर होगा दोनों बार राजस्थान में ही काटती है, ठीक है, दोनों बार राजस्थान में ही काटती है। दोबारा से देखते हैं माही नदी को। माही नदी का उद्गम एमपी के विंध्य पर्वत से होता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को दोनों बार काटती है, वो स्थान है राजस्थान, यानी ये भी राजस्थान का हिस्सा है और जहां दोबारा काटा ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है, ठीक है। ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला हमारा जहां निर्माण हुआ एमपी, दूसरा जहां कर्क रेखा को 2 बार काटा राजस्थान, और तीसरा हमारा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद ये किसमें जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वो है नर्मदा व तापी नदी। आपने सुना होगा नर्मदा व तापी नदी हमारी भ्रंश घाटी में होकर बहती है, ठीक है। किसमें होकर बहती है, भ्रंश घाटी में होकर बहती है। सबसे पहले समझिए भ्रंश घाटी क्या है, और सतपुड़ा जो हमारा पर्वत है उसे भ्रंशोत पर्वत क्यों कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक पर्वत क्यों कहते हैं। देखिए मान लीजिए भ्रंश का मतलब होता है गहरा गड्ढा, यही तो होता है भ्रंश का मतलब। मान लीजिए कोई स्थान है, जमीन का कोई स्थान है इस प्रकार, ठीक है, ये साइड में मिट्टी है और ये जमीन का कोई स्थान है। मान लीजिए यहां से नदियां बह रही हैं, नदियों ने इस स्थान को बहुत गहरा कर दिया, साइड वाला स्थान भी बहुत गहरा हो गया। तो ये वाला स्थान, पहले यहां तक नदियां बह रही थी, नदियों ने ये भी स्थान गहरा कर दिया और ये वाला स्थान भी गहरा कर दिया।
तो ये कुछ सालों बाद आपको दिखेगा कि ये वाला स्थान कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। वास्तव में उठा हुआ है नहीं, बल्कि नदियों ने साइड वाला स्थान जो वो गहरा कर दिया है। ठीक है, समझने में और बोलने में थोड़ा अंतर है, समझना चीजों को, कि पहले जो ये स्थान था ये ना तो पहले उठा हुआ था ना अब उठा हुआ है, बल्कि जो साइड वाली नदियां थी इन्होंने बह कर इसका स्थान गहरा कर दिया, यानी मिट्टी को काटकर गहरा कर दिया है। तो ये वाला जो हमारा स्थान था ये उठा हुआ प्रतीत होता है। जो ये उठा हुआ प्रतीत होता है इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक का मतलब होता है भ्रम वाला पर्वत, यानी वास्तव में कोई पर्वत हो नहीं, लेकिन वो स्थान उठ गया हो, वो स्थान उठ गया हो और वो हमें पर्वत दिखाई देता हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप जमीन पर खड़े हैं, ठीक है, जमीन पर खड़े हैं और आपके आसपास की जमीन नीचे धंस जाए, ठीक है ना, नीचे 100 मीटर नीचे धंस जाए, तो आपको लगेगा कि हम किसी पर्वत पर खड़े हैं। क्या वास्तव में आप पर्वत पर खड़े हो? नहीं, आप पर्वत पर नहीं खड़े हो, बल्कि साइड वाली जमीन इतनी धंस गई है कि आप जिस स्थान पर खड़े हो वो आपको पर्वत लग रहा है। ठीक है, तो वही हुआ है सतपुड़ा पर्वत के साथ। पहले सतपुड़ा पर्वत, मान लीजिए हम किस जमीन पर खड़े हैं, पहले सतपुड़ा पर्वत था, तो नर्मदा व तापी नदी इसके सहारे बहती थी। जब नर्मदा व तापी नदी इसके सहारे बहती थी, नर्मदा व तापी नदी ने इतना गहरा कर दिया गड्ढा अपना बह बहकर कि जो स्थान है सतपुड़ा वो उठा हुआ प्रतीत होता है। जब वो उठा हुआ प्रतीत होता है उसे कहते हैं हम सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत होते हैं जो भ्रम वाले पर्वत हो, यानी वास्तव में कोई पर्वत ना हो। ठीक है, और उनके आसपास की जमीन जो होती है धसी हुई, उसे कहते हैं हम क्या? भ्रंश घाटी। तो इसका मतलब नर्मदा व तापी नदी हमारी भ्रंश घाटी में बहती हैं और इन्होंने ही सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किया है। सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक मतलब भ्रम वाला पर्वत है जो उठ गया है, वास्तव में यह कोई पर्वत नहीं था। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, सतपुड़ा पर्वत हमारा कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। मैंने भी आपको बताया कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, और इस ब्लॉक पर्वत को बनाने में किसका योगदान है? तो नर्मदा व तापी नदियों का योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि इन्होंने साइड वाला स्थान इतना गहरा कर दिया है कि सतपुड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, इसे कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और जहां पर नर्मदा व तापी नदी बहती है उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, तो नर्मदा व तापी नदियां हमारी भ्रंश घाटी में बहती हैं। आप समझ गए होंगे भ्रंश क्या होता है? गड्ढे, गड्ढे में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं, उसके बाद हमारी खंभात की खाड़ी में जल गिरा देती हैं। ठीक है, जो सतपुड़ा पर्वत है उसके 3 भाग हैं। सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं, पहला राजपीपला, दूसरा महादेव और तीसरा मैकाल। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत के 3 भाग हैं, पहला राजपीपला, दूसरा महादेव और तीसरा मैकाल। आइए सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी हमारी सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी, नर्मदा नदी हमारी सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी मैकाल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी में भी कहां से? तो मैकाल पहाड़ी में भी अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक की चोटी से निकलने के बाद वह खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहां पर? खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला जहां पर इसका निर्माण हुआ एमपी। एमपी में कहां से निकली थी? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे लास्ट वाली चोटी, लास्ट वाली पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे लास्ट वाली पहाड़ी जिसे कहते हैं मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की भी किस चोटी से? तो अमरकंटक की चोटी से। अमरकंटक की चोटी से निकली और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराया। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? पहला जहां पर निर्माण हुआ एमपी, दूसरा हमारा महाराष्ट्र, यहां पर हमारा महाराष्ट्र पड़ता है, और तीसरा हमारा गुजरात। ये गुजरात के भड़ौच, गुजरात का एक शहर है भड़ौच। भड़ौच के पास, समुद्र के पास अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी गुजरात का एक शहर है भड़ौच, उसके पास में समुद्र में अपना जल गिराती है, मुहाना बनाती है। मुहाने का मतलब होता है नदी जब अपना मुंह खोलकर जल गिराती है समुद्र में, उसे कहते हैं मुहाना। यानी वह स्थान जहां पर नदी समुद्र में अपना जल गिराती है उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि नर्मदा नदी का निर्माण कहां से होता है? तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी मैकाल पहाड़ी से इसका निर्माण होता है। मैकाल पहाड़ी में से कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला जहां पर निर्माण हुआ एमपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है? तो अपना मुहाना गुजरात के एक शहर भड़ौच के पास बनाती है। ठीक है, एमपी का एक शहर है जबलपुर। कौन सा? जबलपुर, जो कि बहुत ही फेमस शहर है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमपी का शहर जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनेगा कि गुजरात की एक परियोजना है नर्मदा नदी परियोजना। ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। गुजरात की एक परियोजना सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना हमारी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर।
ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तापी नदी पर। एक और चीज आपको याद रखनी है नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप, जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप एक जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जलप्रपात क्या होता है? आपने देखा ऊंचाई से पानी गिरता है जिसे आप कहते हैं झरना। ठीक है, वही होता है जलप्रपात, यानी जल का प्रपात, जल ऊपर से गिरना, वही कहलाता है जलप्रपात। मान लीजिए कोई पहाड़ी है, इससे जल नीचे गिरेगा तो कैसा झरने का निर्माण होगा, इसे ही कहते हैं जलप्रपात। तो नर्मदा नदी हमारी जबलपुर के पास भेड़ाघाट के समीप संगमरमर की चट्टानों से गिरती है, सफेद कलर की संगमरमर की चट्टानों से, जिससे एक सफेद कलर का दूधिया सा पानी गिरता है। दूधिया सा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सफेद कलर की संगमरमर की चट्टानों से गिरता है पानी। ठीक है, कहां पर? जबलपुर के समीप, जबलपुर नामक शहर के भेड़ाघाट में। ठीक है, उस जलप्रपात का क्या नाम है ये पूछा जाता है। तो उस जलप्रपात का नाम है कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात, जो कि हमारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा कहते हैं, धुआंधार कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, 3 नाम है इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं हमारा तापी नदी। तापी नदी भी हमारी खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। क्वेश्चन सबसे पहले यह बनेगा कि तापी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी की बीच वाली पहाड़ी, सतपुड़ा की बीच वाली पहाड़ी यानी महादेव पहाड़ी के लगे बैतूर के पठार से इसका उद्गम होता है। तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पहाड़ी की बीच वाली पहाड़ी जो है उससे एक पठार लगा हुआ है, बैतूर का पठार, उससे निकलती है हमारी तापी नदी और बहते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह भी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है, जहां जहां से नर्मदा नदी होकर बहती थी। कौन कौन से 3 राज्य? पहला हमारा एमपी, दूसरा हमारा महाराष्ट्र और तीसरा हमारा गुजरात। ठीक है, पहला एमपी, दूसरा हमारा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। जो गुजरात का शहर है सूरत, वो हमारा किस नदी पर स्थित है? तो तापी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा कि गुजरात का शहर सूरत किस नदी पर स्थित है? तो तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, गुजरात की परियोजना है उकाई व काकरापारा। ठीक है, गुजरात की 2 परियोजना है, उकाई व काकरापारा, किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा तापी नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं गोवा की नदियां। गोवा में मुख्य रूप से 2 नदियां आपको याद रखनी है, मांडवी नदी और ज्वारी नदी। कौन कौन सी? मांडवी नदी और ज्वारी नदी। और इनमें से मुख्य रूप से एक नदी याद रखनी है आपको, मांडवी नदी, क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है और बना भी है एग्जामों में। तो आपका आंसर होगा मांडवी नदी। कौन सा? मांडवी नदी। गोवा से आपको मुख्य रूप से 2 नदियां याद रखनी है, मांडवी नदी और ज्वारी नदी। मांडवी नदी और ज्वारी नदी में से भी आपको मुख्य रूप से एक नदी याद रखनी है जिससे क्वेश्चन अधिकतर बनता है, वो है मांडवी नदी। क्यों बनता है? क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा मांडवी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कर्नाटक की नदियां। कौन सी? कर्नाटक की नदियां। कर्नाटक में भी आपको मुख्य रूप से 2 नदियां याद रखनी है, एक सारावती नदी, दूसरी गंगावेली नदी। ठीक है, पहली सारावती, दूसरी गंगावेली। कर्नाटक में मुख्य रूप से 2 नदियां याद रखनी है, पहली सारावती, दूसरी गंगावेली। और इनमें से भी एक नदी याद रखनी सारावती, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सारावती नदी पर। और सारावती नदी हमारी बहती कहां पर है? तो कर्नाटक में बहती है। और जल कहां पर गिराती है? तो अरब सागर में जल गिराती है। देखो, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं बता रहा कि कहां पर जल गिराती है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, तो सभी नदियां अरब सागर में ही जल गिराती होंगी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो कर्नाटक से मुख्य रूप से 2 नदियां याद रखनी है, पहली सारावती और दूसरी गंगावेली। सारावती नदी की खासियत यह है कि जो हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा सारावती नदी। सारावती नदी हमारी किस राज्य में बहती है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक में। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार घुमाया जा सकता है। हमारे 2 जलप्रपात हैं, पहला हमारा जोग जलप्रपात, दूसरा कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। जोग जलप्रपात की जो हाइट है वो है 253 मीटर। ठीक है, 253 मीटर। और जो कुंचिकल है उसकी है 455 मीटर। लेकिन हम कहते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ये बात है गलत। क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, अंतर देखना। सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात, तो आपका आंसर होगा जोग जलप्रपात, जो कि सारावती नदी पर स्थित है। सारावती नदी हमारी कर्नाटक की नदी है और जोग जलप्रपात की जो हाइट है वो है 253 मीटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। टेढ़ा मेढ़ा
ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति में गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सीढ़ी नुमा आकृति में गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर, ठीक है, 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात। देखिए ये वाला जलप्रपात जो है मान लीजिए पहाड़ी है और ये हमारा समतल स्थान है, नीचे वाला धरती है, तो ये डायरेक्ट नदी जो है सारावती नदी डायरेक्ट नीचे गिरती है सीधी, बीच में कोई भी स्थान नहीं है। ये हमारा जोग जलप्रपात, सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात, जो कि सारावती नदी पर स्थित है और इसकी हाइट है 253 मीटर। दूसरा है हमारा कुंचिकल जलप्रपात। अब देखिए किस प्रकार गिर रहा है, ये गिर रहा है सीढ़ीनुमा आकृतियों में, ठीक है, सीढ़ीनुमा आकृतियों में। तो सीढ़ीनुमा आकृतियों में गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। उम्मीद है दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है केरल की नदियां। केरल में मुख्य रूप से आपको 3 नदियां याद रखनी है, पहली भरतपूजा, दूसरी पेरियार, तीसरी पंबा, ठीक है ना, पहली भरतपूजा, दूसरी पेरियार और तीसरी पंबा। और तीनों में से भी मुख्य रूप से आपको एक याद रखनी है भरतपूजा, क्योंकि भरतपूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भरतपूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और 2 हमने देखे जलप्रपातों में क्या अंतर है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी टिक करेंगे जोग जलप्रपात, नहीं, वो है कुंचिकल जलप्रपात। अगर ये नहीं लगाएगा टेढ़ा मेढ़ा या फिर डायरेक्ट पूछे कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। यदि पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जोग जलप्रपात, ठीक है। आइए एक बार सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि आपको सभी चीजें यहीं पर याद हो जाएं, ठीक है, आपको कहीं भागना ना पड़े दोबारा, या फिर 3-4 बार वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। तो हम देख रहे थे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। सबसे पहली नदी थी वो थी हमारी लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम हमारा अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत के बाद ये कच्छ का रण में अपना जल गिराती है। ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि किसी भी समुद्र में जल नहीं गिराती है। इसका मतलब कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम भी भारत में होता है और अंत भी भारत में होता है, आपका आंसर होगा लूनी नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत से। अंत कहाँ पर होता है, तो कच्छ का रण, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा था हमने साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता था, तो साबरमती का जो नदी है उसका उद्गम उदयपुर जिले के मेवाड़ से होता था, ठीक है। और अपना जल कहाँ पर गिराती थी, तो अपना जल गिराती थी ये खंबात की खाड़ी में, ठीक है। जो हमारा गुजरात है उसकी राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद शहर कहाँ पर स्थित है, तो सारावती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा माही नदी। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता था, तो माही नदी का जो उद्गम है वो एमपी के विंध्य पर्वत से होता था, ठीक है। उसके बाद ये कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती थी और उसके बाद अपना खंबात की खाड़ी में जल गिरा देती थी। क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा को 2 बार किस राज्य में काटती है, तो कर्क रेखा को 2 बार एक ही राज्य में काटती है, राजस्थान, ठीक है। भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला जहां पर उद्गम हुआ एमपी, दूसरा जहां पर कर्क रेखा को 2 बार काटा राजस्थान, और तीसरा हमारा गुजरात जहां पर मुहाना बनाया अपना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नर्मदा व तापी नदी। नर्मदा से आपको एक और चीज याद रखनी है, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है ना। पूछ ले पूरे दक्षिण भारत की, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली हो या फिर अरब सागर में जल गिराने वाली हो, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जल गिराने वाली यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि अरब सागर में जल गिराने वाली यह सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तीसरी को क्यों है, क्योंकि सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा और तीसरे पाती है नर्मदा। अगर बात करें अरब सागर में जल गिराने वाली, तो नर्मदा हमारी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, अरब सागर में जल गिराने वाली। आइए नर्मदा को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा का उद्गम कहां से होता है, तो नर्मदा का उद्गम जो होता है वो होता है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे पूर्वी पहाड़ी मैकाल पहाड़ी से। मैकाल पहाड़ी में भी किस चोटी से, तो अमरकंटक की चोटी से उद्गम होता है। उसके बाद ये भड़ौच, जो कि गुजरात का शहर है, उसके पास अपना मुहाना बनाती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, ये भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला हमारा जहां पर इसका उद्गम हुआ एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात का भड़ौच, जहां पर अपना मुहाना बनाती है। गुजरात का भड़ौच और एमपी का जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात की परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप एक नर्मदा नदी एक जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं कपिलधारा जलप्रपात।
ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो महात्मा गांधी जलप्रपात या फिर कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगर स्थान पूछ ले तो जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। जबलपुर में भी किस स्थान पर पूछ ले तो आपका आंसर होगा भेड़ा घाट। कौन सा? भेड़ा घाट। और किस चट्टानों पर? संगमरमर की चट्टानों पर ये निर्माण करती है अपना कपिलधारा जलप्रपात का। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा तापी नदी। तापी नदी हमारी सतपुड़ा पहाड़ी की बीच वाली पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी की बीच वाली पहाड़ी महादेव पहाड़ी से लगे बैतूल के पठार से निकलती है और उसके बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, जो हमारा गुजरात का शहर है सूरत, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा तापी नदी के तट पर स्थित है। और गुजरात की 2 परियोजनाएं कौन सी? उकाई व काकरापारा किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, हमारी 4 नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। पहली माही, दूसरी साबरमती। ठीक है, पहली माही, दूसरी साबरमती, तीसरी नर्मदा और चौथी तापी नदी। ये कहां पर गिराती है? तो खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी गोवा की नदियां। गोवा में आपको मुख्य रूप से 2 नदी याद रखनी है, पहली मांडवी और दूसरी ज्वारी। मांडवी और ज्वारी में से आपको एक याद रखनी है मांडवी, क्योंकि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा मांडवी नदी। उसके बाद हमने बात की कर्नाटक की। कर्नाटक की मुख्य रूप से आपको 2 नदी याद रखनी है, पहला सारावती, दूसरा गंगावेली। सारावती व गंगावेली में से भी आपको एक नदी याद रखनी है, सारावती, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सारावती नदी पर स्थित है। और सारावती नदी हमारी किस राज्य में बहती है? तो कर्नाटक में बहती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जोग जलप्रपात की हाइट कितनी है? तो 253 मीटर हाइट है जोग जलप्रपात की। ठीक है, और जो हमारा सबसे ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा या फिर सीढ़ीनुमा आकृति में गिरने वाला जलप्रपात है वो कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी जो हाइट है वो है 455 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा केरल की नदियां। केरल में आपको मुख्य रूप से 3 नदी याद रखनी है, पहला भरतपूजा, दूसरा पेरियार, तीसरा पंबा। भरतपूजा, पेरियार और पंबा। भरतपूजा, पेरियार और पंबा में से भी आपको एक नदी याद रखनी है मुख्य रूप से, वो है भरतपूजा, क्योंकि भरतपूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, भरतपूजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो ये थी हमारी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और फिर करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जरूर करने चाहिए, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब में या फिर ऑफलाइन या फिर अपनी किताबों से जहां भी पढ़ रहे हो, तो आप जरूर क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं। उससे आपको एक अंदाजा होगा कि एग्जामिनर का दिमाग किस प्रकार चलता है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूं, 2 क्वेश्चन इस प्रकार फंसा देता कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो बहुत से बच्चे लगाते थे जोग जलप्रपात, नहीं, वो है कुंचिकल जलप्रपात। अगर पूछता कि भारत का सीधा सबसे ऊंचा गिरने वाला जलप्रपात, तब होता जोग जलप्रपात। ठीक है, आप अंतर भी देख सकते हो, 455 मीटर और 253 मीटर में लगभग दुगने का अंतर है। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, रटना नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर लगाइए कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये पता पड़ जाता है कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर वो किस प्रकार की अपना माइंड सेटअप करके बैठा है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाने और वो ही आप नहीं करते हो तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, जब भी आपका जीएस हुआ बना हुआ है, क्योंकि आप नहीं लगाते हो प्रीवियस ईयर। जिस प्रकार आप मैथ के प्रीवियस ईयर लगाते हो उसी प्रकार आप लगाइए जीएस के प्रीवियस ईयर, देखना फिर कितना निखार होता है जीएस में। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ जुड़ जाएं। ज्योग्राफी नहीं बल्कि हम बायोलॉजी भी बड़े अच्छे से समझेंगे चित्र बनाकर, ठीक है ना, इमेजेस से समझेंगे। आप अभी से जुड़ जाइए, आने वाले कुछ समय में आप खुद फर्क देखने वाले होंगे अपने अंदर जीएस के। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है 1-2 दिन में मैं वीडियो के नीचे लगवा दूंगा, जिससे कि आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सके, प्रिंटेड फॉर्म में भी और हैंड रिटन दोनों। ठीक है, तो आप इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखिए। 1-2 दिन में मैं नोट्स लगवा दूंगा, नोट्स को डाउनलोड करके फिर पढ़ लेना। 1-2 दिन का वेट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, मेरी वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, काफ़ी होगा किसी भी लड़के को पढ़ाने के लिए, ना कि खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, बल्कि किसी को पढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अच्छे से कीजिए रिवीजन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप हर एक करना चाहिए जो आप इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से रिवीजन करना, नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूं। थैंक यू।